हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्निया। कॉर्निया में हम क्या क्या डील करेंगे, इसका एनाटॉमी, लेयर्स, एम्ब्रायोलॉजी, फंक्शन, ब्लड वेसल्स, इनर्वेशन ऑफ नर्व वेसल्स, इससे रिलेटेड कुछ डिजीज, इसके बारे में आज मेनली डील करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी। तो कॉर्निया का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या हो सकता है। ये एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो कवर करता है आई को आगे से। क्या करता है? आई को आगे से कवर करता है। अगर बोला जाए तो आई वॉल है, उसका ये क्या है, द एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑतर फाइब्रस कोट ऑफ आई वॉल है। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब ये कवर किसको करता है, तो ये मेनली आइरिस को कवर करता है, पुपिल को कवर करता है और एंटीरियर चैम्बर को कवर करता है। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर में आपको बोला जाए कि कौन सा है हमारा कॉर्निया, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये जो ऊपर से फुला हुआ है ये वाला पार्ट हमारा कॉर्निया है। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, जैसे डोम शेप का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आई बॉल बना के करें तो ये जो पीछे का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पार्ट क्या है, स्क्लेरा है। तो अगर आई बॉल का बोला जाए तो 5/6 पार्ट क्या है, हमारा स्क्लेरा है। और आगे का कलर चेंज कर देते हैं, आगे का ये जो पार्ट है 1/6 पार्ट वो हमारा कॉर्निया होता है। और ये आउटर कोट है, इनर कोट नहीं है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, एक बात याद रखिएगा। अब ये कॉर्निया आया किस शब्द से, तो ये ग्रीक वर्ड से आया जिसको कहते हैं केराटो। क्या? केराटो। इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम इसके क्लिनिकल में आएंगे तो हर जगह केराटोकोनस, केराटोलॉजी ये सब आएगा। तो केराटो मतलब समझ लीजिए कि कहीं पर भी केराटो शब्द है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉर्निया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके एम्ब्रायोलॉजी में। तो एम्ब्रायोलॉजी में जब आते हैं तो इसका मेनली जो इपिथेलियम है, कॉर्निया का जो इपिथेलियम है वो डेवलप्ड होता है सरफेस एक्टोडर्म में। पिछले वीडियो में मैंने निमोनिक्स बनाया है आई का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से कैसे डेवलप्ड होता है, उसमें आप इजीली आपको मिल जाएगा। तो कॉर्निया का जो एपिथेलियम है वो डेवलप्ड होता है सरफेस एक्टोडर्म से। और बाकी जो उसके लेयर्स हैं, अभी लेयर्स के बारे में आगे डील करेंगे, लेकिन एम्ब्रायोलॉजी में समझ लीजिए स्ट्रोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंडोथेलियम सब डेवलप्ड होता है पारा एक्सियल मेजोडर्म। पारा एक्सियल मेजोडर्म के बारे में जानना है तो आप एम्ब्रायोलॉजी में थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रायोलॉजी में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी में जाने से पहले अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा आई वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर हमको कॉर्निया देखना हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कॉर्निया है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये कॉर्निया है। तो आप कहिएगा ये तो आइरिस है और उसके बीच में जो ये ब्लैक वाला होल है वो तो पुपिल है। तो हाँ, ये बात सही है। जो हमारा कॉर्निया है वो आइरिस और पुपिल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग बनाता है, इसलिए हमें आइरिस और पुपिल दिखता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, हमारा कॉर्निया है। याद हो गया? अब देखिए, इसको मेनली दो बात में बांटा गया है, एक तो हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। तो इसको इस तरह से डिवाइड कर दो, ये कलर चेंज कर देते हैं, पता नहीं चल रहा है। इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया है ना वो मेनली इलिप्टिकल होगा। कैसा एंटीरियर सरफेस होता है? इलिप्टिकल। कैसा? इलिप्टिकल। और अगर पोस्टीरियर सरफेस पूछे जाए तो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो इसका एनाटॉमी पता चल गया कि आगे में इलिप्टिकल सरफेस होता है और पीछे में स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, अगर इसका एवरेज डायमीटर की बात करें तो इसका एवरेज डायमीटर होता है 11.5 mm। कितना? 11.5 mm। अगर हॉरिजेंटल डायमीटर की बात करें तो ये होता है हॉरिजेंटल डायमीटर कितना होता है?
11.7 mm। और अगर वर्टिकल डायमीटर की बात किया जाए तो वर्टिकल डायमीटर होता है हमारा 11 mm। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं इसको अच्छा से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो इसका एवरेज डायमीटर, तो एवरेज डायमीटर कितना होता है 11.5 mm। ठीक है, अब अगर बोलेगा हॉरिजेंटल डायमीटर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, HCD हॉरिजेंटल कॉर्नियल डायमीटर कितना होता है 11.7 mm। अगर कोई बोलेगा वर्टिकल डायमीटर, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में VCD वर्टिकल कॉर्नियल डायमीटर लिखते हैं, इसका होता है 11 mm। ठीक है, अगर क्लिनिकली बोला जाए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा जो कॉर्नियल डायमीटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का वो होता है 8, और अप्रॉक्स की बात किया जाए तो 7.8 mm। अब चलिए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा कॉर्निया है, तो इसको इस तरह से हम गोल करेंगे। ठीक है, और ये आपको पता है ये पूरा हमारा पीछे में क्या है, तो स्क्लेरा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेनली देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और अगर कोई बोले कि स्क्लेरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो देखिए हमारा स्क्लेरा कहाँ है, इतना दूर है, अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्लेरा का कितना होता है 12, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉर्निया का पूछे तो 8 mm। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसमें डिफरेंस हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। क्योंकि अब ये एस्टिग्मेटिज्म आप जब पढ़े थे रिफ्रैक्टिव एरर में तो आप देखे थे कॉर्निया का क्या होता है, कॉर्निया का सेंट्रल और पेरिफेरल में अलग अलग रिफ्रैक्शन होने के कारण फोकल पॉइंट क्या होता है, अलग अलग बनता है। तो इसलिए अगर इसमें डिफरेंस आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और तो क्या हो सकता है, मेनली वर्टिकल और हॉरिजेंटल मीडियम में, तो एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। क्या, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो चीज़ समझिए, दो टर्म आया क्या है ना, क्लिनिकली लेके चलेंगे। दो टर्म, एक होता है माइक्रो कॉर्निया, मतलब कॉर्निया का जितना साइज होना चाहिए उससे छोटा। एक होता है मैक्रो कॉर्निया। माइक्रो कॉर्निया जब हमारा हॉरिजेंटल कॉर्नियल डायमीटर लेस देन कितना हो, 10 mm हो। ठीक है, हमारा मेनली कितना होता है 11.7 mm होता है, लेकिन उससे भी अगर SCD क्या हो, लेस देन 10 mm हो तो क्या होगा, माइक्रो कॉर्निया होगा। और अगर SCD ग्रेटर देन 13 mm हो तो क्या होगा, मैक्रो कॉर्निया होगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब चलिए थिकनेस की बात करते हैं। तो मेनली देखिए कॉर्निया का दो थिकनेस होता है, एक तो सेंट्रल थिकनेस, एक पेरिफेरल थिकनेस। जो सेंट्रल थिकनेस होता है ना, सेंट्रल थिकनेस वो होता है 0.52 mm। ठीक है, और अगर पेरिफेरल थिकनेस की बात करें तो पेरिफेरल थिकनेस होता है 0.67 mm। इसका मतलब क्या हुआ, जो पेरिफेरल थिकनेस है वो क्या है, ज़्यादा है। जो सेंट्रल थिकनेस है ये क्या करता है, तो ये मेनली जो हमारे आई के अंदर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है ना, उसको उससे ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। कौन, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल 5 mm ऑफ द कॉर्निया है वो फॉर्म करता है मोस्ट पावरफुल रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्निया का दो पार्ट होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल, तो कौन सा पार्ट ज़्यादा रिफ्रैक्शन करता है, तो सेंट्रल पार्ट। चलिए आई में आते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा कॉर्निया है, बीच में पिपुल है। ठीक है, इससे ही तो पता चलता है ना। इसके चारों तरफ कितना mm, 5 mm।
तक क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। तो मोस्ट पावरफुल रिफ्रैक्टिव सरफेस कहाँ होगा, तो सेंट्रल 5 mm ऑफ कॉर्निया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है कॉर्निया का, अगर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया क्या होता है, कितना होता है, तो वो हो जाएगा 45 डायोप्टर, जो मेनली पूरे आई का 3/4 है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो हमें कॉर्निया से ही मिलता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का कितना होता है, तो इसका होता है 1.376। कितना, 1.376। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और भी बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जगह रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए आई को ले आते हैं पास में। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको बता दिया कॉर्निया का नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किसका, कहाँ से होता है, रिफ्रैक्शन कॉर्निया से। सबसे बाहर में क्या है, सबसे बाहर में हमारा एयर है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। इसके बाद आपका आ जाएगा, कॉर्निया के ऊपर भी टीयर फिल्म होता है, टीयर फ्लूइड, इसको क्या कहेंगे, टीयर फ्लूइड। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, क्योंकि वाटर होता है। उसके बाद हमारा कॉर्निया आ जाएगा, इसका होता है 1.37। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद ये एक्वस ह्यूमर आया, एक्वस ह्यूमर का होता है 1.33। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्वस ह्यूमर में भी एक्वस होता है। एक्वस किसको कहते हैं, वाटर, तो वाटर का कितना होता है 1.33। तो आप इसे याद रख सकते हैं, दो तो इजीली याद हो गया। टीयर फ्लूइड में भी वाटर होता है तो 1.33, और एक्वस ह्यूमर में भी वाटर होता है तो 1.33। ठीक है, लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 1.42। अगर कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो कॉर्निया का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, आई मतलब अंदर वाला चीज़ का, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लेंस, भिट्रस ह्यूमर, यहाँ पर भी वाटर होता है तो 1.33। तो यही याद करना तो सिंपल हो गया। एयर का 1, सिर्फ 2 का अलग होता है, बाकी सबका 1.33। 2 का अलग किसका, कॉर्निया का 1.37, और लेंस का 1.42। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं कॉर्निया का। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा आई है। ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइनिंग बनाई हूँ ना, ये लाइनिंग क्या है, इस लाइनिंग को हम लिम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्बस। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। अगर जब हम माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी ऑफ कॉर्निया की बात करें, तो हम बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो मेनली 5 लेयर होते हैं कॉर्निया में। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं एपिथेलियम। उसके बाद जो होता है उसको हम वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद स्ट्रोमा, उसके बाद डेसेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद इंडोथेलियम। तो इसको याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, ABCDE। अब ये ABCDE से कैसे होगा, देखिए सबसे आगे क्या है, एपिथेलियम। तो ए से क्या हो जाएगा, एंटीरियर एपिथेलियम। इससे आपको 2 फ़ायदा हो गया। एक तो अगर कोई बोलेगा कि सबसे आगे में क्या है, तो ये भी पता चल गया कि सबसे आगे में क्या है, एंटीरियर एपिथेलियम। बी से क्या हो जाएगा, वुमेन मेम्ब्रेन। सी से क्या हो जाएगा, कॉर्नियल स्ट्रोमा। डी से डेहिसेंट मेम्ब्रेन। ई से इंडोथेलियम। इससे अगर आपको कोई लेयर के बारे में पूछे तो आप तो इजीली अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, फिर इसके लॉन्ग डिस्कशन में आएंगे। जो हमारा एपिथेलियम है, अगर इसको देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रोमा का बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है। और मेम्ब्रेन का क्या काम है, तो ये सिर्फ देखिए एपिथेलियम और स्ट्रोमा के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको वुमेन मेम्ब्रेन कहते हैं, और स्ट्रोमा और इंडोथेलियम के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको डेहिसेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थिकनेस की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एपिथेलियम है उसका होता है, ऐसे लिख देते हैं, EBSDE।
ठीक है। एपिथेलियम का 50 माइक्रोमीटर होता है थिकनेस, ठीक है। जब वुमेन्स कैप्सूल की बात कर रहे हैं तो वुमेन्स मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इसका थिकनेस 8 से 14 माइक्रोमीटर होता है। एस्ट्रोमा की बात करेंगे तो 500 माइक्रोमीटर होता है, मतलब एपिथेलियम से 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। अगर डेhiscent मेम्ब्रेन का कर रहे हैं तो 10 से 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। इंडोथेलियम 5 माइक्रोमीटर। तो सबसे थिकनेस कम किसका होता है? इंडोथेलियम का। लेकिन इंडोथेलियम और एपिथेलियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इंडोथेलियम में हमारा प्रोटॉन पंप होता है जो मेनली क्या करता है, जो एक्वस ह्यूमर कॉर्निया में आया है उसको पंप आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एपिथेलियम और इंडोथेलियम में कौन ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो होगा एपिथेलियम। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में ये एपिथेलियम नहीं रहे, इंडोथेलियम रहे तो आंसर होगा इंडोथेलियम, ठीक है। चलिए अब कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में एपिथेलियम क्या से बना हुआ है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। अगर हम वुमेन्स मेम्ब्रेन की बात करें, कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज, किससे? कोलाजन फाइबर से। कौन सा कोलाजन फाइबर? टाइप 1। एस्ट्रोमा की बात करें तो ये याद रखिएगा 90% थिकनेस किसके कारण होता है? एस्ट्रोमा के कारण होता है। इसी एस्ट्रोमा में कोलाजन लैमेली अरेंज होता है केराटोसाइट के साथ, ठीक है। तो पैरेलल कोलाजन फाइबर एंड केराटोसाइट प्रेजेंट होता है। अब आते हैं डेhiscent मेम्ब्रेन में। इसको आगे और भी बताऊंगी, अभी पहले इसका कंपोजिशन बता रही हूँ। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछिएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन किस में होता है तो वुमेन्स मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, डेhiscent मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट इंडोथेलियम। इंडोथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। जो कॉर्निया एपिथेलियम है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये रीजनरेटिव सेल का काम करता है, ये नए नए सेल को बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो कॉर्निया थिकनेस है उसका ये 10% है। कितना परसेंट? 10%। और इसमें मेनली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है। कैसा? नन केराटिनाइज, याद रखिएगा। अब एक ये जो है ना केराटिनाइज नन केराटिनाइज, एक कॉलम से याद समझते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। तो मान लीजिए कि हम इधर एक कॉलम में इधर लिख देते हैं, या तो स्ट्रेटिफाइड होगा, ठीक है, या स्क्वामस होगा। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई। अब जो कॉर्निया है ना उसके 6 लेयर्स हो गए हैं, डुअल लेयर आ गया है, ठीक है। और एक नन केराटिनाइज्ड होगा। तो स्ट्रेटिफाइड तो ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें 5 से 6 लेयर होते हैं। स्क्वामस क्या होता है? सुपरफिशियल या एपिकल सेल होता है जो फ्लैटेंड होता है। नन केराटिनाइज्ड क्या होता है? ओसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हो लेकिन वो केराटिन से नहीं बना हुआ हो, ठीक है। तो जो हमारा एपिथेलियम है वो क्या है? नन केराटिनाइज्ड है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो अगर तो नन केराटिनाइज्ड है जिसमें न्यूक्लियस होता है, केराटिन नहीं होता, तो फिर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम किसको कहते हैं? ये भी दिमाग में आ सकता है। तो ये मेनली ड्राई एरिया ऑफ बॉडी लाइक स्किन ये सब पे पाया जाता है। तो इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं केराटिनाइज्ड और नन केराटिनाइज्ड में। केराटिनाइज्ड में क्या होता है? ये मेनली ड्राई एरिया में पाया जाता है जैसे कि स्किन, और नन केराटिनाइज्ड मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है। तो जो हमारा एपिथेलियम है आई कॉर्निया का ऊपर वाला लेयर, उसके ऊपर क्या होता है? टीयर फिल्म होते हैं, तो वो तो मॉइस्ट है, तो उसमें क्या होगा? नन केराटिनाइज्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो सेल हैं एपिथेलियम के, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं?
डेस्मोजोम्स के द्वारा, और किसके द्वारा? डेस्मोजोम्स के द्वारा। और जो इसका बेसल लेमिना है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है हेमीडेस्मोजोम के द्वारा। ये याद रखिएगा, सेल कैसे जुड़े होते हैं? डेस्मोजोम के द्वारा, और जो लेमिना लेयर, बेसल लेमिना है, वो जुड़ा होता है हेमीडेस्मोजोम के द्वारा। तो डेस्मोजोम का भी डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या होगा? ये दो सेल को एक साथ जोड़ता है। और हेमीडेस्मोजोम को क्या होगा? तो ये क्या करता है? ये अटैच करता है वन सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं, पिक्चर से समझना चाहते हैं, तो पिक्चर से समझाती हूँ। सबसे ऊपर में हमारा क्या होता है? एक मिनट। सबसे ऊपर में हमारा हो गया एपिथेलियम, ठीक है। इस तरह से हमारा मान लीजिए एपिथेलियम है। उसके बाद ये अगर एपिथेलियम का इतना पार्ट काटे हैं ना, पहले पूरा बना देते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह से ये इसका क्या आ जाएगा? सुपरफिशियल सेल आ जाएगा। फिर ये इसका विंग सेल आ जाएगा। कौन सा सेल? विंग सेल। फिर आ जाएगा बेसल लेमिनर सेल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? बेसल लेमिना आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था? सुपरफिशियल सेल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? सुपरफिशियल सेल है। फिर क्या आ गया? ये विंग्ड सेल, विंग सेल। उसके बाद क्या आ गया? बेसल सेल आ गया। ये जो लास्ट में है ये क्या है? लेमिना, बेसल लेमिना, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इस पार्ट को काटेंगे ना, तो मेरे को क्या क्या दिखेगा? इस पार्ट को काटेंगे तो सबसे ऊपर में इस तरह का टीयर फिल्म दिखेगा। उसके बाद ये जो है इसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स और माइक्रोवेलाई। इतना मिली कॉर्निया के एपिथेलियम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी क्या बताए थे? डेस्मोजोम। ये क्या में हेल्प करता है? तो दो सेल को एक साथ रखने में हेल्प करता है। तो डेस्मोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो डेस्मोजोम्स प्रेजेंट होंगे हमारा यहाँ पर। ये दो सेल को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन हेमीडेस्मोजोम्स की बात करें तो उसमें एक सेल को मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेसल लेमिना में मेनली हमारा हेमीडेस्मोजोम्स प्रेजेंट होगा। यहाँ तक समझने में कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो मेनली सरफेस होता है ना कॉर्नियल एपिथेलियम सेल, उसमें माइक्रोविलाई होता है। अभी पिक्चर में आपको दिखाई, जो माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स को सिक्रिएट करते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या में हेल्प करता है? एडहेशन और स्टेबिलिटी ऑफ टीयर फिल्म। देखें, आपको बताएं कॉर्निया के ऊपर क्या होता है? हमारा होता है टीयर फिल्म। तो कॉर्निया और टीयर फिल्म एक दूसरे से अटैच कैसे रहता है? तो जो हमारा एपिथेलियम है उसमें क्या होता है? माइक्रोविलाई होते हैं। ये माइक्रोविलाई सेक्रिएट करता है क्या? तो ग्लाइकोकैलिक्स। क्या सेक्रिएट करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? ये ग्लाइकोकैलिक्स मेनली अटैचमेंट में या एडहेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो हमारा एपिथेलियम है ये डिवाइडेड हुआ था। अभी पिक्चर बनाए थे तो कौन कौन से पार्ट में? तो एपिथेलियम डिवाइड हुआ था हमारा सुपरफिशियल स्क्वामस सेल लेयर में। मिडिल में क्या था? हमारा विंग सेल लेयर। नीचे में क्या था? तो बेसल सेल लेयर। तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा? तो कौन कौन सा? तो सबसे पहला है सुपरफिशियल स्क्वामस सेल लेयर, दूसरा विंग्ड सेल लेयर, तीसरा बेसल सेल लेयर। तो अगर पूछेगा कि एपिथेलियम के अंदर कितने लेयर होते हैं, तो एपिथेलियम के अंदर 3 लेयर होते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? इन तीनों में जो बेसल लेयर है ये क्या में हेल्प करता है? माइटोसिस में। याद रखिएगा, माइटोसिस में मतलब कि न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये न्यू सेल जो फॉर्म होते हैं ना,
वो पुश होते हैं आगे की ओर, जिसके कारण शेप में चेंजिंग होता है। और इसके कारण ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है कहाँ पे, तो विंग सेल में। ठीक है, अब ये सेल कंटिन्यूअसली आगे की ओर मूव करते हैं और बाद में फाइनली जब वो सुपरफिशियल सेल बन जाते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और अब अपना अटैचमेंट क्या हो जाता है, उनका ख़त्म हो जाता है, डेस्मोसोम ब्रोक या डिजॉल्व हो जाता है और वो टीयर फिल्म के साथ बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा मेनली डिस्प्लेसमेंट होते रहता है, किसका, तो आई सेल का। सबसे पहले क्या, तो फिर ऐसे चार्ट बनाती हूँ। पहले नीचे में क्या था, वेसल सेल, फिर क्या है विंग सेल, फिर क्या है सरफेस सेल या सुपरफिशियल सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो बेसल सेल में होता है, बेसल सेल से बनता है और वो फिर जाता है विंग सेल में, विंग सेल से वो सुपरफिशियल सेल में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद इसका अटैचमेंट मेनली ख़त्म हो जाता है। तो ये अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है एज के साथ, तो उसको क्या हो जाता है, स्लफ अप हो जाता है टीयर फिल्म के साथ। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली जो सेल होता है ना, जो एडहेसेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वो डिवाइड करता है और वो प्रोलिफरेट करता है। याद रखिएगा, ऐसा सेल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एडहेसेंट होता है वो डिवाइड करता है और प्रोलिफरेट करता है। ठीक है, ये मेनली कितना लोकेटेड होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो 0.5, ये जो सेल डिवाइड करता है वो कहाँ होता है, 0.5 to 1 mm वाइड बैंड होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अराउंड कॉर्नियल पेरिफेरी। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि कॉर्निया के पेरिफेरी से नए नए सेल बनते हैं, वो बेसल सेल से विंग सेल, विंग सेल से सुपरफिशियल, सबसे ऊपर आने के बाद उसमें डेस्मोसोम है जो मेनली सारे सेल को एक साथ रखता है, वो क्या करता है, उसको अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है तो वो मेनली टीयर फिल्म के द्वारा बाहर निकल जाता है। इससे हमारा क्या होता है, मेनली सेल क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं और स्लफ ऑफ होते हैं। ठीक है, जो हमारा अब जो इपिथेलियम सेल है मेनली क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लोरीपोटेंट सेल होता है। प्लोरीपोटेंट कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है ना कि जो सेल का डेवलपमेंट होता है वो मेनली 3 लेयर से होता है और नया कॉर्नियल इपिथेलियम बनाता है। ये मेनली पाया कहाँ जाता है, तो ये लिम्बस के बेसल इपिथेलियम, जिसको हम कहते हैं पैलिसेड, क्या PALIACEDS, पैलिसेड्स ऑफ भोगत में पाया जाता है। ये पैलिसेड ऑफ भोगत बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जैसे कि ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, ये क्या था, हमारा लिम्बस था। लिम्बस में जहाँ पे कॉर्निया स्क्लेरा मिलता है ना, वहीं पर क्या होता है, लिम्बस और स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं पैलिसेड ऑफ भोगत। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बेसल सेल पाया जाता है जो अटैच होता है मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन से, अब ये स्ट्रक्चर बताया विद द हेल्प ऑफ हेमीडेस्मोसोम। ये बेसल जो लेमिना है वो क्या करता है, तो वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलरी सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये कॉर्निया को एपिथेलियम से अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो 6 वीक लगता है नया रीजनरेट होने में। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो हमारा सबसे पहले सबसे ऊपर में क्या था, सरफेस सेल, उसके बाद क्या था विंग सेल, फिर क्या था बेसल सेल सबसे नीचे। तो सरफेस सेल के बारे में क्या पढ़ा, तो सरफेस सेल में 3 लेयर होते हैं फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल का, और इसमें माइक्रोविलाई होता है जो मेनली हेल्प करता है टीयर फिल्म से कांटेक्ट करने में। ठीक है, तो क्या इसमें माइटोटिक एक्टिविटी होता है, हाँ। विंग सेल में 2 से 3 लेयर सेल होते हैं और इसमें माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होता है। बेसल सेल, इसमें सिंगल लेयर ऑफ कॉलम्नर सेल होता है और ये मेनली एडजेंट होता है बेसल लेयर से और इसमें भी माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होती। तो माइटोटिक एक्टिविटी कहाँ पे होता है,
तो सरफेस सेल में। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि कितना दिन लगता है रिप्लेसमेंट में, अगर इंटायर कॉर्निया को रिप्लेस करें तो कितना दिन लगेगा, तो मेनली लगता है 7 डेज। सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कॉर्निया एपिथेलियम का। अब चलिए आते हैं एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसको वुमेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली टफ कोलाजन फाइबर टाइप 1 प्रेजेंट होता है और ये मेनली प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया स्ट्रोमा को। ठीक है, ये क्या है, ये एक एसेलुलर, इसमें सेल नहीं होते हैं, टफ मेम्ब्रेन लाइक जोन है जो मेनली सिचुएटेड होता है कॉर्निया के एपिथेलियम और स्ट्रोमा के बीच में। अगर इसके थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस 8 से 14 होता है माइक्रोमीटर और ये मेनली अरेंज होता है रैंडमली कोलाजन फाइबर से। कौन सा, तो टाइप 1। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो अरेंज होता है ना जो कोलाजन फाइबर, ये मेनली रेजिस्टेंस होता है ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा ये सब मैंने चोट सब लग जाए तो यही मेनली हेल्प करता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम मेन क्या हो गया फंक्शन, ये मेनली रेजिस्टेंस होता है ट्रॉमा से। लेकिन एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाए, जो हमारा ये बोमन्स मेम्ब्रेन है, अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये कभी भी रीजनरेट नहीं होता है। याद रखिएगा, ये जो हमारा बोमन्स मेम्ब्रेन है, ये एक बार डीजनरेट हो जाए तो रीजनरेट कभी नहीं होता। मतलब एक बार ये किसी कारण बस ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये बोमन्स मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। अब आते हैं तीसरा, कॉर्नियल स्ट्रोमा। ये 90% कॉर्निया थिकनेस होता है। इसमें पैरेलल कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इसमें उसके साथ साथ केराटोसाइट भी प्रेजेंट होता है। कॉर्निया स्ट्रोमा का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो क्या होगा, इसको सबस्टेंशिया प्रोप्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये मेनली 90% ऑफ कॉर्निया थिकनेस रहता है। मेनली बना हुआ होता है कोलाजन फाइबर का, केराटोसाइट का और एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रॉन सब्सटेंस का। ठीक है, कोलाजन कंपोनेंट मेनली कितने होते हैं, ग्रेटर देन 70% होते हैं। ड्राई वेट ऑफ कॉर्निया देखें, अगर पूछेगा कि ये जो कोलाजन है कितना पाया जाता है, तो मोर देन 70% ऑफ ड्राई वेट कॉर्निया। मान लीजिए कि ड्राई वेट कॉर्निया मतलब कि आंसू हटा दीजिए, तो जब जो कॉर्निया रहेगा उसका 70% कोलाजन पाया जाता है। ठीक है, ये जो कोलाजन फाइब्रिल है मेनली 25 से 35 नैनोमीटर ये डायमीटर में अरेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं। लैमेली मेनली एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लिम्बस से लेकर लिम्बस तक होता है और ये ओरिएंटेड होता है एंगल में एक दूसरे से। ठीक है, अब अप्रॉक्स 300 लैमेली मेनली एक कॉर्निया स्ट्रोमा में पाया जाता है। मतलब कि कोलाजन फाइबर है ना, वो अप्रॉक्स 300 लैमेली कॉर्निया स्ट्रोमा में बनाते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट कॉर्निया कोलाजन फाइबर मेनली पाया जाता है, वो क्या है, तो कॉर्निया फाइबर जो हाईली यूनिफॉर्म हो इन डायमीटर ऑफ 25 से 35 नैनोमीटर, और दूसरा कौन सा है, जो डिस्टेंस होता है ना दोनों कॉर्नियल फाइबर के बीच में, वो क्या होना चाहिए, हाईली यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो है 41.5 नैनोमीटर। ठीक है, जो इसको मेनली ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये जो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी है मेनली डिपेंडेंट होता है अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन फाइबर इन स्ट्रोमा। अभी बताए ना, जो ट्रांसपेरेंसी होता है ना कॉर्निया का, याद रखिएगा, ये कौन मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन करता है स्ट्रोमा। कैसे, तो कोलाजन फाइबर को सही से अरेंज करके। जो मीन डायमीटर होता है इंडिविजुअल कोलाजन फाइबर का और जो मीन डिस्टेंस बिटवीन कोलाजन फाइबर होता है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, मीन डायमीटर ऑफ एक कोलाजन फाइबर और मीन डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन कोलाजन फाइबर क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है, जिसके कारण लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ इज विजुअल ऑफ लाइट, जिसके कारण इजीली से वेवलेंथ क्या होते हैं, विजुअल हो सकते हैं। और इसी कारण स्कैटरिंग जो होता है ना इंसिडेंस लेकर कोलाजन फाइबर से, वो कैंसिल हो जाता है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्कैटर्ड रे ऑफ लाइट, जिसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब कि ये जो कोलाजन फाइबर है ना, ये ऐसे अरेंज होता है कि जो इंटरफेरेंस होता है ना, मतलब वो उसको ऑब्जर्व कर लिया, वो उसको, वो कम से कम होता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे अरेंज होता है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉर्निया स्टोमा है। तो इस तरह कॉर्निया स्टोमा है, इसमें बीच बीच में क्या है, केराटोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें से ये ग्राउंड सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं। तो जब ये बाहर निकलेगा तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स है, इसमें इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म 25 से 35 नैनोमीटर डायमीटर होता है और एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, और जो कोलाजन फाइबर होता है ना, वो फ्लैट बंदर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्निया क्लॉथिंग होता है ना, जिसके कारण कॉर्निया में इदीमा हो जाता है, ये क्यों होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो कोलाजन फाइबर है इनमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और कोलाजन फाइबर में एक बार डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वो जो इंटरफेरेंस था वो सब क्या होगा, पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, क्लॉथिंग हो जाती है या इदीमा हो जाता है और रिफ्रैक्शन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस जो अभी पढ़े, वो मेनली कौन सा होता है, इसमें पूछ सकता है कि कॉर्निया के स्ट्रोमा में कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स। ठीक है, ये जो मेनली प्राइमरी ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं, ये केराटिन सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं, केराटिन सल्फेट। और क्या होते हैं, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होते हैं, मतलब 2 तरह का होते हैं। अगर पूछेगा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स में कौन कौन सा ये सल्फेट पाया जाता है, तो केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये जो केराटिन सल्फेट है ना, ये 65% होता है। ठीक है, अब आते हैं सेलुलर कंपोनेंट के बारे में। सेलुलर कंपोनेंट कौन सा था, तो मेनली केराटोसाइट, जिसको कॉर्निया का फाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर का फॉर्मेशन करता है। इसमें 3 to 5% स्ट्रोमा का वॉल्यूम होता है। यह स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, और मेनली कहाँ पाया जाता है, कोलाजन फाइबर के लेमिना के बीच में पाया जाता है। ये सिंथेसिस करता है कोलाजन। अगर फाइब्रोब्लास्ट हो गया तो फाइबर में क्या हो जाता है, कोलाजन, तो ये कोलाजन का सेक्रिएट करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट को सेक्रिएट करता है, जिससे हमारा स्ट्रोमा का जो थिकनेस है वो मेंटेन रहता है। अब आते हैं डेहिसेंट मेम्ब्रेन, इसको पोस्टीरियर लिम्फिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखिए, एपिथेलियम को हम एंटीरियर लिम्फिथेलियम भी कहते हैं, उसके बाद वाला जो है लिम्फिंग मेम्ब्रेन उसको एंटीरियर लिम्फिंग मेम्ब्रेन, तो जो पीछे वाला लिम्फिंग मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर लिम्फिंग मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीरियर लिम्फिंग मेम्ब्रेन कौन है, तो बोमेस मेम्ब्रेन, और पोस्टीरियर लिम्फिंग मेम्ब्रेन कौन सा है, डेहिसेंट मेम्ब्रेन। ये इसमें कम रिगिड कोलाजन फाइबर होते हैं, टाइप 4, और ये मॉडिफाइड बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ऐसे लगता है ना कि बोमेस मेम्ब्रेन है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन नहीं, डेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो डेसिमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो मेनली सेक्रिएटेड बाय इंडोथेलियम के द्वारा सेक्रिएट होता है। इसका जो थिकनेस होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है और थ्रू आउट लाइफ होता है। जैसे कि बच्चों में कितना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, 3 माइक्रोमीटर, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, एडल्ट में 10 माइक्रोमीटर चला जाता है। ठीक है,
देशमेंट जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अधेयर या अटैच नहीं होगा जैसे कि स्ट्रोमा में होता है। ये पहले ही बता दिया। इसमें कोई भी इलास्टिक फाइबर नहीं होते हैं। देशमेंट मेम्ब्रेन एग्जिबिट करता है क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन फाइबर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन टर्मिनेट कहाँ पे होता है, तो ये टर्मिनेट होता है लिम्बस में। लिम्बस में कहाँ, तो एक लाइन है जिसको कहते हैं SCHWAL, फिर से लिख देती हूँ SCHWALB, ससवाले लाइन में ये टर्मिनेट करता है। ठीक है, अब इन द केस ऑफ देशमेंट मेम्ब्रेन डिटैचमेंट और टियर, मेम्ब्रेन क्या करेगा, कल कर लेगा अपने आप को स्ट्रोमा की तरफ, जिससे क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है, ये अपने आप को स्ट्रोमा की तरफ क्यों ये कल कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। लेंस कैप्सूल भी क्या होता है, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली टेंडेंसी होती है, लेकिन ये अपने आप को कल औतवाद टुवर्ड्स एंटीरियर चैम्बर करता है। मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैप्सूल में दोनों में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने आप को इनवर्ड कल करता है। तो क्या करता है, इनवर्ड करता है, मतलब कि अपने आप को स्ट्रोमा की तरफ ये भेजता है। लेकिन अगर लेंस कैप्सूल कल करेगा तो वो किस इधर करेगा, अपना औतवाद। फिर से लिख देती हूँ, कैप्सूल औतवाद, मतलब कि एंटीरियर चैम्बर की तरफ करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि अटैचमेंट हमने देखा बोमन्स मेम्ब्रेन में और कॉर्निया स्ट्रोमा में, देशमेंट मेम्ब्रेन में मेनली वीक अटैचमेंट होता है एज कंपेरिजन तो दोनों। ठीक है, ये भी एक टफ लेयर है और मेनली रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के लिए, फैगोसाइटिक के लिए और टॉक्सिन के लिए। इसका मतलब एपिथेलियम सेल का रिजनरेटिव सेल का काम है। उसके बाद बोमन्स कैप्सूल स्ट्रोमा को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रोमा का काम रिफ्रैक्शन, ये सबसे रिलेटेड है। मतलब रिफ्रैक्शन का रिलेटेड करने का क्या मतलब है, इंटरफेरेंस ट्रांसफेरेंस, ये सब से मतलब है। अब देशमेंट मेम्ब्रेन इसमें क्या होते हैं, ये इसमें मिली ये फैगोसाइटिक होता है, इसमें टॉक्सिन होते हैं, इसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। अगर जब कॉर्निया में अल्सर होगा ना, तो ये जो देशमेंट मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट रह जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, डेसिमेटोसीली। अब कोई पूछेगा डेसिमेटोसीली क्या है, तो ये मेनली कॉर्नियल अल्सर में देशमेंट मेम्ब्रेन का इंटैक्ट रहने के कारण इंट्राओकुलर जो बढ़ जाता है उसी को हम डेसिमेटोसीली कहते हैं। अब जब लास्ट पढ़ रहे हैं कॉर्नियल इंडोथेलियम के कारण, इंडोथेलियम ये क्या है, एक सिंगल लेयर है, इसमें सिंपल स्क्वामस सेल प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन एक्वस ह्यूमर और एवेस्कुलर कॉर्निया। ठीक है, अगर कोई पूछेंगे कि कॉर्निया है ना, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो या तो एयर से मिलेगा या इंडोथेलियम से मिलेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्नियल डिटूरगिसेंस के लिए, मतलब कि पंप लीक के लिए, मतलब हाइड्रोजन पंप के द्वारा क्या होता है, एक्वस ह्यूमर अंदर जाता है और उसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब इसको पूरे एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। ये जो कॉर्निया इंडोथेलियम है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। क्या है, सिंपल स्क्वामस लेयर है। ठीक है, इसका जो शेप होता है इंडिविजुअल शेप का वो हेक्सागोनल होता है। कैसा, हेक्सागोनल और मोजिक पैटर्न का होता है। मतलब इसका अगर एक सेल का हम स्ट्रक्चर जाने तो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। और कैसा शेप होता है, तो मोज़ेक शेप होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मेनली कहाँ पे सबसे अच्छे से देख सकते हैं, तो स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी के द्वारा। किसके द्वारा, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी के द्वारा। अब जो इंडोथेलियल सेल है
एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहता है? तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि जोनुला ऑक्लूडेंस, मैकुला ऑक्लूडेंस और मैकुला एडहेरेंस की तरह। ठीक है, ये जो सेल है उसमें क्या होता है, आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको एंडोथेलियम पंप कहते हैं। ये एंडोथेलियम पंप रेगुलेट करता है वाटर को, जो मेनली जो कहाँ पे होते हैं, कॉर्निया स्ट्रोमा में होते हैं। अब ये एंडोथेलियल सेल डिवाइड नहीं करता है, नहीं रेप्लिकेट करता है। एज के साथ इसकी डेंसिटी क्या होती है, घटते जाती है। जो मेनली कंपनसेट कैसे होता है, तो सेल का साइज बढ़ाकर। फिर से एंडोथेलियल सेल क्या होगा, डिवाइड भी नहीं करेगा, रेप्लिकेट भी नहीं करेगा। एज के साथ सेल का जो डेंसिटी है वो घटते जाती है, जिसको कैसे सही कर सकते हैं, तो सेल का साइज बढ़ा के। इस टर्म को क्या कहेंगे, पॉलीमेगाटिज्म। ठीक है, और अगर इसको हम शेप बढ़ा के करेंगे तो इसको कहेंगे PLEO मॉर्फिज्म। फिर से क्या पढ़ा, हमारा एंडोथेलियल सेल मेनली डिवाइड और रेप्लिकेट नहीं करता है। एज के साथ क्या होता है, सेल का डेंसिटी घटता है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल का डेंसिटी जो होता है वो घटता है, जिसको कंपनसेट किया जाता है या तो साइज बढ़ाकर, जिसका टर्म है POLY मेगा MEGA टिज्म से। ठीक है, या क्या करते हैं, इसका शेप को इंक्रीज करते हैं, जिसको कहते हैं प्लियो मॉर्फिज्म से। ठीक है, ये दोनों टर्म अच्छा से समझ में आ गया। अब जो एंडोथेलियल सेल है ये मेनली इन्वॉल्व होता है हमारे कॉर्निया को हाइड्रेशन करने में। कितना पानी जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इसको ये मेंटेन करता है। और ये कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी में भी मेंटेन करता है। अगर एंडोथेलियल का सेल डेंसिटी है वो 800 सेल पर मीटर स्क्वायर, जो सेल डेंसिटी है वो 800 सेल पर mm स्क्वायर से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्नियल डिकम्पोजिशन। क्या, कॉर्नियल डिकम्पेंसेशन। इसका मतलब जो कंपनसेट कर रहा था ना, साइज को बढ़ा के, शेप को बढ़ा के, वो अब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जो न्यू बॉर्न है उसमें कितने सेल पाए जाते हैं, 3000 से 4000 सेल पर mm स्क्वायर में पाए जाते हैं। एडल्ट की बात करो तो 2500 सेल पर mm स्क्वायर पाया जाता है। लेकिन अगर ओल्ड पीपुल की बात करो तो कितने पाए जाएंगे, 2000 सेल पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 800 से कम हो गया तो हमारा कॉर्निया का जो कंपनसेशन का पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉर्निया रिस्पॉन्स कैसे करता है, कोई इंजरी सब आ जाती है तो जैसे देखिए कोई इंजरी हुई हमारा कॉर्निया के एपिथेलियम में, तो हमारा जो बेसल सेल है वो मूव होता है डैमेज एरिया पे और वहाँ पर सेल को प्रोफोरेट करता है और जो डिफेक्ट हुआ है ना उसको सही करता है। ठीक है, तो एपिथेलियम का तो पता चल गया। अब वुमेन्स मेम्ब्रेन, तो ये कभी रीजनरेट नहीं होता है, तो जो वुंड होता है वुमेन्स मेम्ब्रेन में वो रिप्लेस कर लिया जाता है किसके द्वारा, स्ट्रोमा के फाइब्रस टिश्यू के द्वारा या एपिथेलियम के द्वारा। मान लीजिए कि देखिए एपिथेलियम में डैमेज हुआ तो वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सही कर लेगा, लेकिन अगर वुमेन्स मेम्ब्रेन में डैमेज हुआ तो वो तो रीजनरेट नहीं होगा। रीजनरेट तो या तो वो एपिथेलियम के द्वारा वो रिप्लेस हो जाता है या कॉर्निया स्ट्रोमा के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ट्रॉमा कॉर्नियल स्ट्रोमा में हुआ तो क्या होगा, तो अब केराटोसाइट क्या होंगे, उनके नंबर बढ़ने लगेंगे। ग्रॉन से जो ग्रॉन सब्सटेंस था, जो कोलाजन फाइब्रिल था, वो मेनली बढ़ने लगे हैं, क्योंकि कोलाजन फाइब्रिल किसके द्वारा से क्रिएट होता है, केराटोसाइट के द्वारा। जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा स्ट्रोमल टिश्यू है ना
वो प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट डायमीटर ऑफ कोलाजन, ठीक है। जैसे कि जो अरेंज था वो तो ऐसा अरेंज नहीं होगा। तो जो स्ट्रोमल कोलाजन अब नया फॉर्म हुआ है वो मेनली लार्जर होंगे एज कंपेरिजन टू नॉर्मल स्ट्रोमल कोलाजन, ठीक है। अब ये जो नया फॉर्म हुआ है कोलाजन फाइब्रिल, ये उतना ही अच्छा से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे जितना अच्छा से पहले थे। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब फिर से एक बार पूरे अच्छे से समझते हैं। पहले 5 लेयर बना देते हैं, 1 2 3 4 5। हमारा एंडोथेलियम में कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है रिपेयर का, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये दोबारा रीसेक्रिएट होता है एंडोथेलियम के द्वारा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, एक मिनट, 1। अब आते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में केराटोसाइट प्रेजेंट होता है जो स्पेशल फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है नया नया कोलाजन, ठीक है। बट ये जो है ना अपना ट्रांसपेरेंसी कॉर्निया लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वैसा अरेंज नहीं होता जैसा नॉर्मल अरेंज था। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बोमस मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर नहीं होता है। एपिथेलियम में बैरियर एक्शन होते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इन्वॉल्विंग ओनली एपिथेलियम। अगर ट्रॉमा सिर्फ एपिथेलियम में हो तो कोई भी ओपासिटी नहीं होगी। अगर बोमस मेम्ब्रेन में हो या सुपरफिशियल स्ट्रोमा में हो तो क्या बनेगा, नेबुला बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 ऑफ स्ट्रोमा हो तो कौन अफेक्ट होंगे, मैकुला अफेक्ट होगा। अगर मोर देन 1/2 ऑफ स्ट्रोमा अफेक्ट हो तो क्या हो सकता है, ल्यूकोमा हो सकता है। क्या? ल्यूकोमा। अब ये ल्यूकोमा क्या होता है, ल्यूकोमा क्या होता है, तो ल्यूकोमा होता है वाइट ओपासिटी इन द कॉर्निया। मतलब कि ये कॉर्निया है ना तो यहाँ पे पूरा वाइट 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 देखेगा, ठीक है। अब आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ कॉर्निया। ऐसे तो पता है नॉर्मली कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, मतलब आर पार देख सके। तो फिर मेनली न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है कॉर्निया को, तो आपको पता है एंटीरियर सीरियली आर्टरी जो मेनली ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी का, एक वेस्कुलर ब्रांचेज बनाता है लिम्बल रीजन के चारों तरफ, ठीक है। लिम्बल रीजन के चारों तरफ क्या बनाता है, वो ब्रांचेज बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉर्निया को मेटाबॉलिज्म मिलता है, मेटाबॉलिज्म होता है। टेंशन नहीं लीजिए, लिम्बस का भी मैं एनाटोमी बनाऊंगी। तो क्या है, सीरियली जो आर्टरी है जो क्या करता है, लिम्बस के चारों तरफ आर्केड बनाता है। आर्केड, आर्केड का अगर आप नेट पे मीनिंग देखिएगा तो इसका मतलब होता है ब्रांचेज बनाता है लिम्बस के चारों तरफ, जो हेल्प करता है कॉर्निया के मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि ऊंद को रिपेयर करना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है कॉर्निया में वो डिक्रीज हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होता है ना कि कॉर्निया में हमारा ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं। इसको हम कहते हैं वैस्कुलाइजेशन। ये होता क्यों है, VEGF क्या होता है, वैस्कुलो एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर के कारण क्या होता है, हमारे कॉर्निया में ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं। और ये क्या नॉर्मल ब्लड वेसल है, नहीं, एबनॉर्मल वेसल कहलाता है, ठीक है, जिसको वैस्कुलाइजेशन कहते हैं। तो बाद में नॉर्मल कॉर्निया को वापस लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इन वेसल्स में क्या करना पड़ेगा, मेनली ब्लड को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए कॉर्निया के ऊपर जो ब्लड वेसल्स बन गया है वो अगर ब्लड वेसल में ब्लड ना जाए फिर भी ऐसा कुछ वाइट 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 तो दिखेगा ना,
उसको हम कहते हैं घोस्ट वेसल। ये घोस्ट वेसल क्या हो गया? ऐसा वेसल जो मेनली कॉर्निया में बना था ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, बट एक बार नॉर्मल इन्वायरमेंट मिल जाने के बाद अब यहाँ पर ब्लड नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो वेसल्स हैं वह तो हैं, तो वही जो दिखते हैं उसको कहते हैं घोस्ट वेसल। ठीक है, अब नर्व सप्लाई देखते हैं कॉर्निया का। कॉर्निया है जो हाईली सेंसिटिव टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी का। डेंसिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे स्किन में जितना होता है ना नर्व एंडिंग, उससे 300 टाइम्स ज़्यादा होती है हमारा कॉर्निया में। मतलब कि एक एरिया, मतलब 0.01 mm² एरिया में कॉर्निया का 100 नर्व एंडिंग होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 100 नर्व एंडिंग होते हैं। कॉर्निया में मेनली आता कहाँ से है? तो आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इससे मेनली 3 निकलता है, V1, V2, V3। V1 क्या है? ऑप्थैल्मिक। V2 क्या है? मैक्सिलरी। V3 क्या है? मैंडिबल। तो ये मेनली ऑप्थैल्मिक ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से निकलता है। अभी जो ऑप्थैल्मिक नर्व है इसका भी कितने ब्रांचेज है? 3 ब्रांचेज है, फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व और नेसोसीरियली नर्व। तो ये कॉर्निया है ना, ये नेसोसीरियली नर्व से मेनली इसको इनर्वेशन होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नेसोसीरियली नर्व से एक ब्रांच निकलता है लॉन्ग सीरियली नर्व, जो इंटर करता है हमारे आई बॉल में। ठीक है, अब ये लॉन्ग सीरियली नर्व है वो रन करते हैं आगे की ओर और पहुंच जाता है सब एरेक्नोइड नर्व में। ठीक है, सबसे पहले नेजोसीरियली नर्व लॉन्ग सीरियली नर्व की तरह इंटर करता है आई बॉल में। उसके बाद वहाँ आई बॉल में एक बार पहुँचने के बाद अराउंड ऑप्टिक नर्व ये अंदर की ओर जाता है और पहुँच जाता है सुप्राकोराइडल स्पेस में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस पे हमारा लिम्बस प्रेजेंट होता है, तो ये लिम्बस के थ्रू चला जाता है हमारे स्क्लेरा में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्लेरा में जाने के बाद ये जो हमारा नेसोसीरियली है वो डिवाइड हो जाता है और कनेक्ट करता है प्रत्येक स्क्लेरा के कॉर्निया के प्रत्येक भाग को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिवाइड करके जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं पेरी कॉर्नियल प्लेक्सस। क्या कहते हैं? पेरी कॉर्नियल प्लेक्सस। अब ये पेरी कॉर्नियल प्लेक्सस जो है इसमें मेनली क्या होता है, 60 to 80 माइलिनेटेड ट्रंक होता है। ठीक है, वो इंटर करता है कॉर्निया में। कॉर्निया में इंटर करने के बाद ये 1 से 2 मीटर जाता है स्ट्रोमा तक, मतलब कि 5 लेयर होते हैं, तो ये स्ट्रोमा के 1 से 2 मीटर तक जाता है। उसके बाद कॉर्नियल जो नर्व होते हैं वो अपना माइलिन शीथ लूज कर देते हैं। जानते हैं नर्व में क्या होता है, ऊपर माइलिन शीथ का कोटिंग होता है, वो लूज हो जाता है। लेकिन अभी भी स्कैवेन सेल क्या है, बचा हुआ है, जो फर्दर डिवाइड करते हैं 3 नर्व नेटवर्क का। जो पहला है उसको कहते हैं एस्ट्रोमल प्लेक्सस। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमल प्लेक्सस। एस्ट्रोमल प्लेक्सस ये क्या करता है, मिड स्ट्रोमा को प्रोवाइड करता है और फिर आगे की ओर जाता है और उसमें बनता है सब एपिथेलियम प्लेक्सस। क्या? सब एपिथेलियम प्लेक्सस, जो मेनली किसको इनर्वेट करवाता है, तो वुमेन्स लेयर को या एंटीरियर स्ट्रोमा को। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है वो इंट्रा एपिथेलियम प्लेक्सस, जो मेनली एपिथेलियम सेल को ये इनर्वेट होता है। तो पिक्चर से एक और जान लेते हैं तो इजीली समझने में होगा। सबसे पहले नेजोसीरियली नर्व से ये
आईबॉल में आता है नोसोसिलियरी नर्व, उसके बाद वो सुप्राकोराइडल स्पेस से हमारा लिम्बस से होते हुए स्क्लेरा में हो जाता है। उसके बाद वो बाद में फॉर्म करता है पेरिकॉर्नियल प्लेक्सस। अब ये पेरिकॉर्नियल प्लेक्सस 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो स्ट्रोमल है, पेरिकॉर्नियल प्लेक्सस भी कहाँ तक जाता है, तो हमारा स्ट्रोमा के ऊपर तक जाता है, 1 से 2 मीटर mm तक जाता है। उसके बाद बीच में जो है वो है स्ट्रोमल प्लेक्सस। उसके बाद सब एपिथेलियम प्लेक्सस है, वो ब्यूमस कैप्सूल को और ब्यूमस मेम्ब्रेन को और स्ट्रोमा के एंटीरियर पार्ट को देता है। और लास्ट इंट्रा एपिथेलियल प्लेक्सस, ये मेनली नेक्ड नर्व इंडिंग होता है। इसमें कोई भी ये क्या नहीं होता है, तो माइलिन शीथ नहीं होता है, और ये एपिथेलियम सेल में जाके टर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह से इसका नर्व क्या हो गया, इनर्वेशन हो गया। अब आते हैं इसके फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ही हमने डील कर लिया, इसका मेन रिफ्रैक्टिव पावर होता है। ठीक है, ये मेन रिफ्रैक्टिव पावर होता है। ये फिक्स करता है फोकस को कि कहाँ पे लाइट को जाना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। इसका जो एंटीरियर कर्वेचर है उसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर होता है एज कंपेरिजन तो पोस्टीरियर। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं 1.37 होते हैं। इसमें मेनली जो कॉर्निया है वो कॉर्नियर रिफ्लेक्स करता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। जैसे कि हम आई की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लिंक हो जाता है, इसी को कहते हैं कॉर्नियर रिफ्लेक्स। स्टिमुलस मेनली टच पे होता है। कौन सा रिसेप्टर काम करता है, मैकेनो रिसेप्टर काम करता है, वहाँ तक ले को कौन जाता है, तो ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ तक ले जाता है, मेदुला तक ले जाता है। इफरेंट वहाँ से लाता कौन है, तो फेशियल नर्व लाता है, जिसके कारण आई क्लोज हो जाता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए हम कॉर्निया को टच कर रहे हैं, तो यहाँ से मैकेनो रिसेप्टर ले जाता है अफरेंट न्यूरॉन के द्वारा। अफरेंट न्यूरॉन कौन सा है, ट्राइजेमिनल नर्व 5 ले जाता है मेदुला में। ठीक है, मेदुला में ले गया। इफरेंट के द्वारा जो है फेशियल नर्व, जो इसको क्रेनियल नर्व 7 कहते हैं, वो आता है हमारा आई में, कॉर्निया में, और जिसके कारण हमारा आई या कॉर्निया क्लोज होता है। तो इस तरह से हम कॉर्निया का फिजियोलॉजी भी देख लिए, जिसको हम कॉर्निया रिफ्लेक्स या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अगले वीडियो में इसका क्लिनिकल लेके आएंगे। उससे पहले जो लिम्बस है ना, उसका एनाटोमी कंप्लीट करूँगी। आशा है वीडियो को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।